हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता और आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका मॉड्यूल नंबर 1 डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, पहले तो क्या है, डीसी सर्किट्स को हम लोग को जानना होगा। डीसी सर्किट्स होते क्या हैं? तो डीसी सर्किट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट साइकिल सर्किट्स। क्या होता है? डायरेक्ट साइकिल सर्किट्स। आप लोग कईयों को ये पता होगा कि डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, है ना, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट साइकिल करंट, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ कुछ इसका बेसिक्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बेसिक क्वांटिटी जो होता है ना, वो होता है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम लोग को सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए, चार्ज जो है एक क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, जो कि कोई भी एटम अपने अंदर ला सकता है इसको, है ना। एनी एटम कैन पोजेस चार्ज बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, बेसिक क्वांटिटी है वो क्या है? चार्ज है। तो चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी of any atom that can possess by either losing or gaining of electrons। तो देखिए, एक एटम बेसिकली दिखता कैसा है? ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और बीचों बीच क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ऑर्बिट के चारों ओर कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग का सोलर सिस्टम में सन क्या रहता है? एकदम मिडिल ऑफ द यूनिवर्स, है ना। और उसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं ना, बस वही स्कीमेटिक डायग्राम है। तो एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ कारणवश इधर से उठ के चला जाए, ठीक है, या फिर कोई एक नया इलेक्ट्रॉन उठ के इस ऑर्बिट पे आ जाए, तो क्या होगा? इस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एटम से चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम से चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से चले जाने के कारण इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एटम में आता है कहीं और से, ठीक है। तो इसके वजह से इस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा जो कि होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए, बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता कहाँ से? इसको अगर और क्लियरली जानना है तो आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब आप लोग को समझाने का ट्राई करते हैं। देखिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। प्रोटॉन्स मतलब आप लोग को सभी को पता होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो जाता है ये नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एटम गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। होपफुली आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, क्या होता है? गेन होता है, कहीं और से आया होगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एटम गेट्स निगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना और याद रखना दोनों के बीच बहुत ये है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं ना तो आपको रटने का जरूरत नहीं है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है मतलब नेगेटिव चार्ज घट गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो एटम गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इस पूरे कंसेप्ट को आप लोग को याद रखने के लिए मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लोग को पूछा जाए तो आप लोग एकदम जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। आप हम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बहुत पहले हम भी इसी एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो आप लोग इसको बिलीव कर सकते हैं, ठीक। देखिए तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या है, चार्ज। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। बस वही बात है जो अभी हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को क्या लिखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, चार्ज ऑफ एन एटम इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास भी कभी कभी पूछा जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻, कितना होता है, 10⁻⁻31 kg के बराबर होता है। ये होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास, है ना। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कितना चार्ज का ट्रांसफरेशन होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इतना चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रहेगा, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए चार्जेस जो होते हैं ना वो दो प्रकार के हैं, क्या क्या है, देखो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, एक होता है फ्री चार्ज, एक होता है फ्री चार्ज, ठीक है। एक होता है बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज, BOUND, बाउंड चार्ज। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है बाउंड, बाउंड मतलब ये फ्री नहीं रहेंगे, ये बाउंडेड रहेंगे, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे। जैसे देखिए ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ये इस ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये कहीं भी इधर उधर घूम आ जा नहीं सकते हैं जब तक कि हम इसे एक एनर्जी ना दे दें। क्या दे दें, एनर्जी। इस एनर्जी को ही बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली दैट एनर्जी which if that much energy will provide to an electron it will get excited and skip from this orbital, ठीक है, समझ में आया। तो आयनाइजेशन एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से उठ के चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं कोई एक फोर्स के सहारे। इस फोर्स को भी आप लोग को जानना चाहिए, इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स के जरिए ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड चार्ज। सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम कोई एक ऐसा एनर्जी दे दें जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या बोलेंगे फ्री चार्ज। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा फ्री चार्ज क्या है, बॉन्डेड चार्ज क्या है। अब देखिए ये जो फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज जो है ना, यही है रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये फ्री चार्ज की वजह से ही करंट का जनरेशन होता है। विदाउट फ्री चार्ज, ठीक है, करंट पैदा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी को हमने यहाँ लिखा है, when electrons revolves around the nucleus in fixed orbit then it is held by a coulombic force। वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया ना, उसी को बोला जाता है coulombic force of attraction and it is called bound charge। एटम के ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन एक फोर्स के वजह से बाउंड रहता है, वो इधर उधर आ जा नहीं सकता है, उसी को बोला जाता है बाउंड चार्ज, ठीक है। बहुत बढ़िया।
अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या कहा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइड विथ एन एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन फ्रीली फ्लो, सच चार्जेस आर कॉल्ड फ्री चार्जेस। बस वही कहानी है, अगर हम लोगों ने उसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा और उसी से हम लोगों का क्या होगा, करंट का कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए लास्ट लाइन में हमने लिख भी दिया है, फ्री चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, ओनली फ्री चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ है, लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं इसमें क्या है, Na प्लस आयन, Na प्लस आयन। देखो Na प्लस का मतलब क्या है, एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, ये Na प्लस जो है ना इसी को बोला जाता है कटायन। क्या बोला जाता है, कटायन। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा है जैसे सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कटायन। तो आप लोग को याद रखना है, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, कटायन के नाम से। ठीक है, और ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये जो कटायंस वगैरह है, जितने भी आयंस है ना वो फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी इधर उधर आ जा नहीं सकते, वो लैटिस में क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन आ जा सकेगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन जो कि अभी अभी तुरंत इससे फ्री हुआ है। देखो जैसे इसके चारों कॉर्नर्स, जैसे जितना कितने कॉर्नर्स है इसमें, 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं Na प्लस फिक्स्ड है और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये सब क्या है, फिक्स्ड आयन। तो देखिए आयन डू नॉट मूव्स, दे आर फिक्स्ड, ये आप लोग को माइंड में रखना है। जेयूटी का पिछले साल का अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो उसमें आयंस भी थे, तो आयंस आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, आपको ये याद रखना होगा। क्यों, क्योंकि आयंस आर ऑलवेज फिक्स्ड। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर एक चीज और दिखाने का ट्राई किए हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब जिससे करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब जिससे करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्टर क्या है, जैसे आप लोग घर में देखे होंगे, क्या, एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, जिससे आपको करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर वैसे मेटल्स है या फिर वैसे मटेरियल्स है जो कि करंट का फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि वुड हो गया। ठीक है ना, वुड, कोई भी पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, है ना, ये सब क्या इंसुलेटर्स। तो यहां पर हम मान लेते हैं एक मेरे पास कंडक्टर है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएं तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक इस मेटल का प्रॉपर्टी है कि इससे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि देखिए यहां पर क्या था, एक सोडियम का लैटिस था ना, एक सोडियम का क्रिस्टल था, उसमें क्या था, Na प्लस, मतलब क्या, Na अपना से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, लूज कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। सिंपल सा चीज है। ठीक है, सिमिलरली देखिए अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कोई एक कंडक्टर है और उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, ये जितने भी चार्जेस है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बस यही आप लोग को जान के रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है और अगर पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है और मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इसी से आपको कल डायरेक्शन ऑफ करंट को पता करने में मदद मिलेगा। कैसे मदद मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही बोला जाता है करंट, किसमें, इन केस ऑफ कंडक्टर में।
तो कल दिन हम बोलेंगे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो करंट किधर फ्लो करेगा, तो आपको बोलना है सर करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को इस चार्ज के कंसेप्ट को समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।